So good morning everyone. Today we will start with our second session of HTML. कल के सेशन में हमने देखा था HTML का इंट्रोडक्शन, HTML की थोड़ी सी हिस्ट्री हमने देखी थी और क्या डिफरेंस होता है एक मार्कअप लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये हमने देखा था। इसी के साथ हमने बेसिक दो टैग देखे थे, हेडिंग और पैराग्राफ टैग। इन टैग्स को हम बेसिक कहते हैं, दीज आर टेक्स्ट टैग्स, बट फिर भी इनका एक वाइडर स्कोप में क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एसईओ, ये भी हमने देखा था। सो in yesterday's session we were mostly dealing with the introduction to HTML. Today we will start with the next part. Okay, so first things first, आज हम पहले देखेंगे कि HTML के टैग्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट आर टैग्स इन आर HTML, उसका सिंटैक्स क्या होता है और क्लोज्ड एंड अनक्लोज्ड टैग्स क्या होते हैं। ओके, तो वी विल गेट टू आवर VS स्टूडियो। ये आप सबको पता है कैसे हम ओपन करते हैं, राइट? हमारा फोल्डर जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर एड्रेस बार में हमें क्लिक करना है। वी हैव टू टाइप CMD, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें टाइप करना है कोड स्पेस डॉट एंड एंटर, तो हमारा VS कोड उसी फोल्डर में ओपन हो जाता है, जिससे कि हमें VS कोड को अलग से ओपन करके फिर फोल्डर लोकेट करके फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस मेक्स थिंग्स इजियर फॉर अस। ऑलराइट, चलो, we will create a new file with the name d2 underscore tags.html। जब भी हम कोई भी HTML फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन हम .html रखते हैं। इसी तरह इस फाइल का एक्सटेंशन भी हमने .html रख दिया है। इस फाइल को बनाने पर पहले हमें यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करना है शिफ्ट और 1 से, एंड देन वी हैव टू सिंपली प्रेस एंटर। ये आ गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। इसमें हमने देखा है कल कि डॉक टाइप टैग का क्या मीनिंग होता है। ये टैग आपके ब्राउजर को बताता है कि जो फाइल आप रीड कर रहे हैं ये HTML में लिखी गई है। फिर ये हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है। HTML टैग हमारा शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। इसके अंदर हम हमारा HTML का कोड लिखते हैं। अब HTML के कोड में हमने देखा था दो पार्ट्स है, एक है हेड, एक है बॉडी। हेड पार्ट में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो कि हमें डिस्प्ले नहीं करनी बट ब्राउजर को बतानी है, या फिर कोई रिसोर्स होगा जो हमें लोड करना है। ये सारी चीजें हम हेड टैग में लिखते हैं। हेड टैग में एक ऐसी चीज है जिसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, वो है हमारा टाइटल। टाइटल में हम दे देंगे टैग्स, जो कि हमें हमारे वेब पेज के नाम के तौर पे दिखाई देगा। हमारा जो भी कंटेंट होता है वो हम लिखते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग के अंदर कल हमने दो टैग्स देखे थे, हेडर टैग एंड पैराग्राफ टैग। हेडर टैग में हमने H1 से लेके H6 तक टैग देखे थे, और पैराग्राफ में एक ही टैग होता है P टैग, वो हमने देखा था। H1 से लेके H6 तक जो टैग्स है उनमें साइज का डिफरेंस होता जाता है। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, H7 वगैरह बाकी टैग्स नहीं है। सो वो टैग्स हम नहीं कवर करते क्योंकि HTML हमें वो टैग्स देता ही नहीं। अब आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे HTML में ये टैग क्या होता है एग्जैक्ट। सो कल के सेशन को ही आगे पुश करते हुए वी विल सिंपली स्टार्ट विथ अ बेसिक टैग P टैग। ओके, P मतलब पैराग्राफ टैग। आप पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाई देता है, नो इफेक्ट्स नथिंग। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ H1 और इसमें लिखता हूँ दिस इज हेडिंग, और फिर नीचे जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसमें मैं लिख दूंगा दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, मैंने बस इतना ही डेटा इन दोनों टैग्स के अंदर लिखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। ये करने पर मेरा सर्वर 5500 पोर्ट पे शुरू होता है एंड देन आई गेट माई वेब पेज लाइक दिस। अब यहाँ पर आप देखोगे दिस इज हेडिंग, ये मैंने H1 टैग में लिखा था, ये बड़ा दिख रहा है। दिस इज पैराग्राफ, ये मैंने P टैग में लिखा था, ये छोटा दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें ये टैग और ये सारी चीजें एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए,
जब मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ, ओके, ध्यान से सुनिए, जब मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ तो ये हो गया मेरा टैग, ओके, ये हो गया मेरा टैग। जब मैं H1 से लेकर H1 का जो एंड है ये वाला क्लोजिंग, इसके बीच में कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज हेडिंग, तो ये जो मेरा पूरा पार्ट है ये बन जाता है मेरा एलिमेंट, ओके। ये जो स्टैंड अलोन है ऑब्जेक्ट ये है अपना टैग, एंड ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है ये हो गया हमारा एलिमेंट, ओके। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टैग एंड एन एलिमेंट। तो जब भी हम कहते हैं कि HTML में मेरे वेब पेज पे मैंने काफी सारे एलिमेंट्स प्लेस किए हैं, तो आपने एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है, ये पूरा का पूरा एंटिटी है, ये जब आप आपके वेब पेज पे प्लेस करते हैं तो ये आपका एलिमेंट बन जाता है। अगर मैं सिर्फ ऐसे एक टैग लिख देता हूँ, ई टैग, बस इतना ही लिख दिया, क्या ये मेरा एलिमेंट हो जाएगा? क्या लगता है? आंसर कीजिए समवन। नो, व्हाई? बिकॉज दिस इज ओनली अ टैग, मैंने इसमें कुछ कंटेंट नहीं लिखा है। जब आपका टैग और आपका कंटेंट दोनों एक साथ आते हैं तब ये बन जाता है आपका एलिमेंट, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपली अ टैग एंड एन एलिमेंट। समझ में आया सबको? ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर किसी के साथ टेक्निकल डिस्कशन में होते हैं तब वी माइट मेस अप ऑन दिस टर्म्स, ओके। एंड अगर आप यहाँ पर मेसअप करोगे तो आपका बेसिक्स थोड़ा सा 19-20 है, ऐसा सामने वाले को लग सकता है। सो दैट्स व्हाई बी वेरी मच पर्टिकुलर when saying what is tag and what is an element, okay। अब इस टैग और एलिमेंट के अलावा भी हमारे पास होता है एक एट्रीब्यूट, ओके। हमारे पास होता है एक एट्रीब्यूट, जैसे मैं अगर इस H1 के अंदर लिखता हूँ स्टाइल, ओके, और इस स्टाइल में मैं कुछ दे देता हूँ लाइक कलर इज रेड, मैंने ये दे दिया। या फिर मैंने इस की टैग के अंदर लिख दिया ID इज इक्वल टू पैरा, मैंने ऐसा लिख दिया। या फिर ये जो मेरा दूसरा वाला P है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ग्लास इज पैरा 2, ऐसे मैंने लिख दिया। अभी के लिए ये छोड़ दो कि ये मैंने स्टाइल लिखा है ये क्या है, ये ID लिखा है ये क्या है, क्लास लिखा है क्या है, ये सारी चीजें अभी के लिए छोड़ दो। व्हाट वी आर फोकसिंग इज कि मैंने यहाँ पर इस टैग के बॉडी के अंदर, ये मेरा टैग है, राइट, ये मेरे टैग की बॉडी है, इसके अंदर मैंने कुछ तो लिखा है। तो ये जो चीजें हम लिखते हैं इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। हर टैग को कुछ अलग फीचर देने के लिए, कुछ अलग चीज प्रोवाइड करने के लिए जो भी हम लिखते हैं उसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ओके। सो टैग, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, इन तीनों चीजों को ध्यान से समझ लो, क्योंकि हम पूरे HTML में इन्हीं के साथ काम करने वाले हैं। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? थम्स अप दे दो अगर यहाँ तक आप सबको समझ में आया है, तो जस्ट गिव अ थम्स अप। ग्रेट, फाइन। अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि HTML में कमेंट क्या होता है, ओके। HTML के अंदर कमेंट क्या होता है। अब मान लो मुझे यहाँ पर मैं कोई वेब पेज डिजाइन कर रहा हूँ, ओके, और ये वेब पेज मैं आप 3 लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, सो दैट यू गाइज कैन ऐड योर ओन एलिमेंट्स टू दैट। मुझे जैसे कि मान लो मैं एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहा हूँ, और शॉपिंग वेबसाइट में जो भी डिस्प्ले वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला, जैसे कि हम अगर अमेजोन का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर मैं अमेजोन ओपन करता हूँ। चलो, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेब पेज बनाएंगे मान लो, और उसमें ये जो बनाना है, ये वाला ऊपर का बार, ये बनाने का काम मेरा है। अगर मैं ये नीचे का जो कराउजल है, ये जो इमेज साइडवेज जा रही है, इसको बनाने का काम मैं दे देता हूं मान लो आविष्कार को,
इसके बाद ये जो 4 बॉक्सेस हैं, ये ये बनाने का काम मैं दे देता हूँ अर्पिता को। और फाइनली ये वाला जो पोर्शन है, ये बनाने का काम मैं देने वाला हूँ मोनिका को। तो अगर हमें ऐसे काम डिवाइड करना है आपस में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेब पेज पे कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है। या फिर मैंने अगर ऊपर का पार्ट सिर्फ बना के आपको दे दिया है, तो बाद में आपको क्या करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मुझे आपको कुछ तो नोटिफाई करना पड़ेगा ना उस पेज के अंदर। इसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स का। अब एचटीएमएल के अंदर कमेंट लिखने के लिए आप सिंपली कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर सकते हैं। आपका कमेंट आ जाएगा। वीएस कोड आपको उतना फैसिलिटी दे देता है। ये आ गया आपका कमेंट। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आपको कन्वेंशनल वे से जाना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओपन एन एंकर टैग, एंकर ब्रेस, देन राइट एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर नॉट एंड टू डैश। ठीक है, आपको एक एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, उसके अंदर नॉट का सिंबल देना है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन टू डैश या फिर टू हाइफन्स। और इसके बीच में आप जो भी कुछ लिखोगे ये सब कमेंट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज कमेंट। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज कमेंट। अब मैं अगर मेरे वेब पेज पे जाके देखता हूँ तो देखो, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, एलिमेंट। पर जो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज कमेंट, ये मुझे नहीं दिख रहा। ये देखो, यहाँ पर वो वाला एलिमेंट मुझे नहीं दिख रहा। वाई? बिकॉज कमेंट का काम यही होता है कि आप उसमें वो चीजें लिखते हैं जो आपको आपके रेफरेंस के लिए या फिर आपके फेलो डेवलपर के रेफरेंस के लिए लिखनी। कमेंट के साथ साथ एक दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लो मुझे ये वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मुझे अपने वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं करना। ओके, मुझे इस एलिमेंट को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करना है, बट मुझे ये यहाँ से ऐसे डिलीट भी नहीं करना है, मुझे यहाँ पे रखना है, बट सिर्फ उसको डिस्प्ले नहीं करना है। तो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। ओके, मैंने इसको कमेंट कर दिया। ये देखो। अब अगर मैं अपने वेब पेज पे देखता हूँ तो देखो एलिमेंट गायब हो गया है यहाँ से। मेरे पास बचा है सिर्फ दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ। ये दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। ये एलिमेंट जो मैंने लिखा था पैराग्राफ के अंदर, ये यहाँ पे है, बट जस्ट उसको मैंने कमेंट किया है, इसलिए वो अब दिखाई नहीं दे रहा। ओके, कमेंट का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एज अ डेवलपर आपको कमेंट करना एक हैबिट बना लेना चाहिए, बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ अ गुड डेवलपर व्हेन यू ऐड कमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड कमेंट्स इन योर एचटीएमएल, आइदर बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, या फिर एंगल ब्रैकेट को ओपन करके उसके अंदर नॉट एंड टू हाइफन, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क और दो डैश, ये आपने लगा दिए तो आपकी कमेंट शुरू हो जाएगी। और कमेंट को एंड करने के लिए दो डैश और एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये कमेंट का सिंटैक्स होता है। सो एवरीबडी क्लियर विद कमेंट्स? यूज करेंगे अब सब लोग? आपके जो भी काम करेंगे आप, उसमें आप कमेंट यूज करेंगे आप, राइट? ओके, गुड। चलो, नेक्स्ट आते हैं हमारे टैग्स के ऊपर। ठीक है, हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, फॉर्मेटिंग टैग्स डॉट एचटीएमएल। नया फाइल बनाया। पहले मुझे बॉयलर प्लेट कोड लिखना है, तो मैंने नॉट प्रेस करके एंटर किया, मेरा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। इसको मैं टाइटल देता हूँ फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके, अब आप सब लोगों ने वर्ड यूज किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है आप लोगों ने? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखो, आप जो भी कुछ लिखते हैं यू कैन एड सम स्टाइलिंग टू इट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, it is a text editor application. I have been
यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मान लो मैंने इसमें ऐसा कुछ लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा है मुझे इसको बोल्ड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड आई सिंपली क्लिक ऑन बोल्ड। मुझे अगर यहाँ पे यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इसको इटैलिक्स करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड आई क्लिक हियर, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एप्लीकेशन, टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन को मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ। अब मान लो मुझे, आपको हाइपोटेनियस का फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम का, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पूछोगे सर एचटीएमएल में आप मैथमेटिक्स कहाँ से घुसेड़ रहे हो, बट चलो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम जब वर्ड के अंदर लिखते हैं तो अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें लिखना है तो हमें नॉर्मली ऐसे लिखना पड़ता है, बट देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिलेक्ट दिस टू एंड वी कैन सुपरस्क्रिप्ट इट सो दैट ये स्क्वायर की तरह दिखने लगेगा, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो चीजें हम करते हैं इन्हें हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब यही सारी चीजें आप आपके HTML के अंदर भी कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज आपका जो HTML है, HTML क्या करता है, आपके वेब पेज को एक डिफाइन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, राइट। उसके अंदर आप आपके वेब पेज का जो भी कंटेंट है वो लिख सकते हैं। तो आपके कंटेंट में मान लो ऐसा कुछ फॉर्मूला रहा तो आपको वो भी लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए HTML आपको कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स देता है। तो एक एक करके वो सारे फॉर्मेटिंग टैग्स हम देख लेंगे। चलो इसमें इससे पहले एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, क्लोज्ड एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बारे में, ठीक है। विल जस्ट गो बैक टू आवर टैग्स यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो जो भी टैग्स हम यूज कर रहे हैं, H1 टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, ये टैग अकेला नहीं है। इसके लास्ट में जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसके बाद एक और टैग आ रहा है, सेम टैग है बट उसमें सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश लगा है, इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो जो भी टैग्स ओपन होते हैं बट उनको क्लोज करने के लिए इस तरह का टैग उनको लगता है, मतलब टैग विद सेम नेम बट अ फॉरवर्ड स्लैश, उन्हें कहते हैं क्लोजिंग टैग्स। अब कुछ टैग्स होते हैं यहाँ पर, चलो कमेंट का प्रैक्टिस कर देंगे। दीज आर क्लोजिंग टैग्स। अब हमारे पास कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स मतलब क्या, जैसे कि मुझे नया लाइन इंसर्ट करना है तो मैं यूज करता हूँ बी आर का, बी आर मतलब ब्रेक लाइन। अब जब मैं इस टैग को लिखता हूं तब देखिए मुझे इस टैग के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता कि मैंने यहाँ पे देखो H1 टैग लिखा है और H1 टैग यहाँ पर वापस लिखा है, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, मुझे सिंपली बी आर और फॉरवर्ड स्लैश इतना ही करना पड़ता है। तो ये जो टैग्स होते हैं इन्हें कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, इन्हें कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। अब ऐसे और कौन कौन से सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हमारे पास है, बी आर हो गया। अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है तो आपके पास एच आर टैग होता है। अगर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट में जाके दिखा दूं तो देखो यहाँ पर लाइन ऐड हो गई है एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हो गई है यहाँ पे। ये जो स्पेस ऐड हुई है ये हुई है बी आर टैग की वजह से, एंड ये जो लाइन यहाँ पर बनी है ये बनी है एच आर टैग की वजह से। सो बी आर एच आर या फिर आपका इमेज टैग हो गया, हम ये आगे जाकर देखेंगे सारे टैग्स, बट आपका इमेज टैग हो गया। तो ये जो सारे टैग्स है ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इवन आपका इनपुट का जो टैग होता है, मैं चलो यहाँ पर एक बटन आपको बना के दिखाता हूँ सबमिट का, ये देखो सबमिट का बटन बन गया। अब इस टैग को देखो मैंने यहाँ पर ये सेल्फ क्लोज हुआ है, मतलब इस टैग के बॉडी के अंदर ही लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगाया है तो ये सेल्फ क्लोज हो गया, बट यहाँ पर मुझे वो एलिमेंट तो मिल गया है। तो ऐसे टैग्स जो कि अपनी सिंगल बॉडी में ही एक फॉरवर्ड स्लैश लगाकर क्लोज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। और जिन टैग्स को क्लोज करने के लिए उस टैग का नाम वापस लिख के फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है उसे कहते हैं क्लोजिंग टैग्स। ओके, तो क्लोजिंग एंड सेल्फ क्लोजिंग ऐसे दो टैग्स के टाइप्स हमारे पास होते हैं।
एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं तो जो हमारे जो क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ये वो टैग्स होते हैं जिसमें आप कुछ कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ कंटेंट लिखते हो, जैसे कि हमारा H1 टैग हो गया, P टैग हो गया। आप आगे जाकर जब लिंक्स पढ़ोगे तब आपको A टैग मिलेगा। ए टैग के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल लिख देता हूँ, यहाँ पर मुझे गूगल का एड्रेस डालना पड़ता है। इस तरह से। और जब मैं ये अपने वेब पेज पे देखता हूँ तो ये देखो यहाँ पर गूगल आता है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये गूगल पे चल। बट ये जो हमारा ए टैग है, एंकर टैग कहते हैं, तो ये भी देखो ये यहाँ पर ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर क्लोज हो रहा है, पर इसके बीच में मैंने कुछ कंटेंट लिखा है। अगर मैं ये कंटेंट नहीं लिखता तो क्या हो जाता, ये देखो गूगल हट गया। पर अब मुझे अगर गूगल पे जाना है तो कहीं पर भी मैं अगर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसमें कुछ कंटेंट है ही नहीं। तो आपके जो क्लोजिंग टैग्स होते हैं उसमें कंटेंट लिखना जरूरी होता है, वरना उस टैग का कोई मतलब नहीं रहता। वही दूसरी तरफ आपके जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं उसमें कुछ कंटेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं होती। आपको बस उसके एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज देनी है एंड द टैग्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये डिफरेंस है आपके क्लोजिंग एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बीच में। सब लोगों को ये समझ में आए दोनों टैग्स? एवरीबॉडी इज क्लियर विथ इट? ओके। बाकी लोग जिनको माइक ऑन नहीं करना, यू कैन सिंपली रिएक्ट टू दिस बाय सेंडिंग अ रिएक्शन। यहाँ पर आप ऐसे थम्स अप कर सकते हो। ओके। अर्पिता, मोनिका, आपको समझ में आया है ये? ओके। So chalo, we will go to our next point, which is our formatting tags. अब देखो फॉर्मेटिंग टैग्स में हमारे पास ये सारे टैग्स है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, स्मॉल, मार्क, डेल, इंसर्ट, सब, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, प्रीडिफाइंड, एब्रिविएशन एंड एड्रेस। अब एक एक करके हम इन सारे टैग्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मेटिंग टैग्स बना रखा था यहाँ पर आते हैं। पहले हम देखेंगे बोल्ड टैग, ठीक है। बोल्ड टैग आपका लिखा जाता है यूजिंग लेटर बी। बस बी प्रेस करके एंटर कर दो, ये आपका बोल्ड टैग आ जाएगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज बोल्ड टैग। ओके, मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज बोल्ड टैग। अब अगर मैं इसको अपने लाइव सर्वर पे देखता हूं तो देखो ये जो मैंने लिखा है दिस इज बोल्ड टैग, ये आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड करते हो ये उस तरह से कुछ दिख रहा है, राइट? यहाँ पे है क्या, अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, ये आपके उस बोल्ड की तरह दिख रहा है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ऊपर एक पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ, दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद में एक लाइन इंसर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी टैग हम बनाएंगे ना हमें इसके साथ कंपेयर करके देखना है, ठीक है, ये कैसे दिखता है। लाइन क्यों, अब हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखते जाएंगे हमें इसके साथ कंपेयर करना है। सो ये देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा बोल्ड टैग का टेक्स्ट है। ये कुछ अलग लग रहा है, ये कुछ अलग लग रहा है, इसको थोड़ा सा ज्यादा फॉन्ट वेट मिल गया है, थोड़ा सा बोल्ड दिखने लगा है ये कंपेयर टू आवर नॉर्मल टेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा इटैलिक्स टैग। तो मैं एक नया लाइन ऐड कर देता हूँ एंड ऑन नेक्स्ट लाइन आई विल राइट दिस इज इटैलिक्स टैग। इटैलिक टैग को आप लिखते हैं यूजिंग आई, ओके। दिस इज इटैलिक्स टैग, रेंडर कर दिया। ये देखो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप आई पे प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट कुछ ऐसा ही हो जाता है ना, थोड़ा सा स्लैंटेड तिरछा हो जाता है। इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, ये है आपका इटैलिक्स, ओके। सो दिस इज हाउ योर इटैलिक्स टैग वर्क्स।
अब जो टैग मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाला हूं उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मैं बनाता हूं एक स्ट्रॉन्ग टैग और इसके अंदर लिखता हूं दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। अब इस स्ट्रॉन्ग के साथ साथ मैं एक और टैग बनाता हूं, एम्फोसिस। इट इज गिवन बाय ईएन। इसके अंदर लिखता हूं दिस इज एम्फोसिस टैग। अब देखो, अब मैं इसको रेंडर करता हूं। सिमिलर लग रहा है कुछ, सॉरी यहाँ पर लाइन इंसर्ट करना भूल गया, नेक्स्ट लाइन पे। ये कुछ सिमिलर लग रहा है राइट? बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम लग रहा है, इटैलिक्स और एम्फोसिस सेम लग रहा है। सेम लग रहा है ना आपको? ये सेम दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ चाहिए तो। सेम लग रहा है ये राइट? तो फिर आप पूछोगे कि सर अगर ये दोनों चीजें सेम काम कर रही तो हमें दो अलग अलग टाइप्स क्यों दिए हैं? वाई आर दे इंक्रीजिंग आर कंफ्यूजन? आप ऐसा कहोगे राइट? क्वेश्चन आपके मन में आएगा, दोनों तो सेम काम कर रहा है, देन व्हाई डू वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स? तो देखो इसके पीछे जो यूसेज है इन दोनों टाइप्स का, ये दोनों टाइप्स का यूज अलग है। कैसा है मैं बताता हूँ। आप जब कोई भी वेब पेज बना रहे हो तो नॉर्मल से अगर आपको टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड करना है तो आप यूज कर सकते हो इस बोल्ड टैग का। ठीक है, आप यूज कर सकते हो इस बोल्ड टैग का। अगर आपको नॉर्मली आपके टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप यूज कर सकते हो इस इटैलिक्स टैग का। अब ये स्ट्रॉन्ग और एम्फोसिस कब यूज करोगे? मान लो अगर आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, तो आप यूज करते हैं इस स्ट्रॉन्ग टैग का। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? ओके, ठीक। तो देखो आपके वेब पेज में जब आपको कोई भी कीवर्ड यूज करना है, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ सब हेडिंग दिया है और उस सब हेडिंग को, सब हेडिंग में आपने कुछ कीवर्ड लिखा होगा, वो आपको एसईओ में पुश करवाना है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपके वेब पेज पे जो भी कीवर्ड्स मिलेंगे उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपका वेब पेज यूजर को पुश होता है। जैसे कि मान लो अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, एक वेब पेज जो अच्छा, आविष्कार रिजॉइन, आपने एक वेबसाइट बनाई है पुणे के फेमस फूड आउटलेट्स के बारे में, ठीक है, पुणे के फेमस फूड आउटलेट्स। फूड तो सबका फेवरेट है, बट अगर एज अ टूरिस्ट मैं पुणे में आता हूँ और मुझे फाइंड करना है कि पुणे में क्या क्या अच्छा मिलता है, और मैं सर्च करता हूँ फेमस मिसळ जॉइंट्स इन पुणे। अगर मान लो मोनिका ने एक वेबसाइट बनाई है जिस पर उन्होंने उनके सेक्शंस में, फूड के सेक्शन में उन्होंने मिसळ का एक सेक्शन रखा है अलग से कि इस वेब पेज पे मिसळ के सारे आउटलेट्स की डिटेल्स मिल जाएगी, और उसका जो हेडिंग है वो उन्होंने दिया है स्ट्रॉन्ग टैग में। ओके, उस वेब पेज का हेडिंग मोनिका ने दिया है स्ट्रॉन्ग टैग में। तो क्या होगा कि मोनिका ने स्ट्रॉन्ग टैग में अगर लिखा है पुणे टॉप 5 मिसळ जॉइंट्स, ऐसा उन्होंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा, मतलब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि पुणे टॉप 5 मिसळ जॉइंट्स। ऐसा जब मोनिका लिखती है तब क्या होता है कि जब मैं सर्च करता हूँ कि मिसळ जॉइंट्स इन पुणे, तब मुझे मोनिका का पेज पुश होता है। वाई? क्योंकि मुझे उसमें कीवर्ड मिल जाते हैं, पुणे टॉप 5 मिसळ जॉइंट्स। ये कीवर्ड्स मुझे वहां पे मिल गए। ये कीवर्ड्स कौन पुश करवाता है? आपका स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो जो भी चीजें आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख रहे हैं, नॉट जस्ट कि वो बोल्ड हो जाएगी, बट उसी के साथ उसमें जो भी लिखा है इट विल बी ट्रीटेड एज कीवर्ड्स एंड इट विल हेल्प योर पेज टू रैंक बेटर इन एसईओ। ओके, सेम चीज होती है आपके एम्फोसिस टैग के साथ। देखो वेब पेज पे आप इटैलिक्स टैग जो है, मतलब इटैलिक टेक्स्ट जो है, इसका यूज करते हो
किसी ने कही हुई बातें दोहराने की, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक वेब पेज बनाने वाले हो स्पीड अप इन्फोटेक के बारे में, ठीक है, और स्पीड अप इन्फोटेक का अगर आपको आपने इंटरव्यू लिया है अभिजीत सर के साथ या फिर गणेश सर के साथ, और जो बातें उन्होंने कही थी, ये बातें अगर आपको आपके वेब पेज पे रखनी है उनका स्टेटमेंट, तो उस वक्त आप यूज करेंगे एम्फोसिस टैग का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कहा है कि वी प्रोवाइड ट्रेनिंग इन मर्न स्टैक डेवलपमेंट, ओके, उन्होंने कहा है वी प्रोवाइड ट्रेनिंग इन मर्न स्टैक डेवलपमेंट। अब ये जब आपको आपके वेब पेज पे दिखाना है तब आप यूज करते हैं इटैलिक फॉर्मेट, मतलब आप उसको थोड़ा सा तिरछा करके लिखते हैं। अब अगर आपको सिर्फ दिखाने के लिए तिरछा करना है तो आप यूज कर सकते हो इटैलिक स्टैग का, ओके। बट अगर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको कीवर्ड की तरह ट्रीट करना है, एसईओ पे पुश करना है, तो आप इसको लिखते हो एम्फोसिस टैग के अंदर। तो जब आप इसको एम्फोसिस के अंदर लिखोगे, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ स्टेटमेंट, दिस विल बी ट्रीटेड एज कीवर्ड, एंड जब भी कोई यूजर सर्च करता है स्पीड अप इन्फोटेक के बारे में, लाइक मर्न स्टैक डेवलपमेंट, तो उनको ये जो 3 वर्ड्स है, ये कीवर्ड्स की तरह लेकर आपका वेब पेज उस यूजर तक पुश होता है। समझ गए डिफरेंस इन दोनों टैग्स के बीच में, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का डिफरेंस और इटैलिक एंड एम्फोसिस का डिफरेंस? एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? एसईओ में ये कैसे काम करता है सबको समझ में आया है? क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट लुक्स सिमिलर, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शनिंग कैसे अलग है, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे इन टैग्स पे, स्मॉल। अब ये स्मॉल टैग कैसे काम करता है, मैं वापस इन टैग्स को पहले जैसा कर देता हूँ। दिस इज फ्रॉम दिस इज Infosys। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्मॉल टैग। बट स्मॉल टैग को अगर मैं ऐसे ही लूंगा तो आपको डिफरेंस ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज। अब मैं यूज करूंगा स्मॉल टैग का, तो स्मॉल टैग के अंदर मैंने लिखा स्मॉल टैग, ओके। देख लो मैंने कैसे किया है, मैंने लिखा है दिस इज पैराग्राफ के अंदर और उसके अंदर मैंने स्मॉल टैग देखकर लिखा है स्मॉल टैग। अब मैं जब इसको रेंडर करता हूं तो देखो कि ये कैसे दिखता है। यहां पर आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है इसमें, इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में? कैन यू नोटिस एनी डिफरेंस? ये जो स्मॉल टैग लिखा है ये छोटा लग रहा है, राइट, इसका कंपैरिजन में, राइट। तो आपका जो स्मॉल टैग होता है उसका काम यही होता है कि जो भी टेक्स्ट आप उसके अंदर लिखते हैं वो नॉर्मल फॉन्ट साइज से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, सो दैट यू कैन यूज इट फॉर वट एवर नेसेसरी एप्लीकेशन, ओके। ये आपका स्मॉल फॉन्ट साइज छोटा कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्क टैग। अब मार्क टैग का अगर सबसे इजी एग्जांपल मुझे आपको देता है, तो आप लोगों ने जब आप पढ़ रहे थे तब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको आपके टेक्स्ट बुक में या फिर रेफरेंस बुक में मार्क करके रखना था तो आप कैसे करते थे, मोनिका? एग्जैक्टली, या तो आप अंडरलाइन करते थे या फिर आप हाइलाइटर यूज करते थे उस पे, राइट, मार्कर हाइलाइटर यूज करते थे। सिमिलरली आपका जो मार्क टैग है इसका भी सेम काम होता है। मैं अगेन यहाँ पर एक पी टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये जो लिखा है दिस इज मार्क टैग, इसमें से मार्क टैग को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मार्क ऐसे टैग ले लेता हूँ, यहाँ से लेके
यहां तक। अब देखो, दिस इज मार्क टैग। जितना पार्ट मैंने मार्क टैग के अंदर लिखा था वो येलो कलर से मार्क हो गया है। तो ये आपके हाइलाइटर की तरह कुछ दिख रहा है, राइट? जो आपने हाइलाइटर यूज किया था, ये सिमिलर हो गया। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप ये, राइट? सो आपका जो मार्क टैग होता है, ये आपने जिस टेक्स्ट को उसमें लिखा है उसको हाईलाइट कर देता है। ओके। अब मार्क टैग के बाद हम देखेंगे डेल टैग। ओके। डेल टैग को लिखने के लिए सिंपली वी राइट डेल एंड वी राइट दिस इज डेल टैग। अब डेल मतलब इन नॉर्मल वर्ड्स इट मींस डिलीट। इसको जब मैं रेंडर करता हूं तो देखो, स्ट्राइक थ्रू वर्ड का हमारा स्ट्राइक थ्रू जो था फॉर्मेटिंग, ये यहाँ पे लग गया। ये आप करते हैं ना कुछ, अगर आपने कुछ चीजें कही है और उसको आपको इरेज करना है तो आप उस पर एक काट मार देते हैं आपकी नोटबुक के अंदर। आप कहोगे कि सर अब इसमें ऐसा काट मारने की क्या जरूरत है, ये तो हम सीधा बैकस्पेस प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। बट इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वापस मैं जाऊंगा अमेजोन पे। ओके। अब अमेजोन पे मैं, चलो ये हेलमेट देख लेता हूँ। यहां पर देख पा रहे हो एमआरपी, कुछ एमआरपी लिखी है, उस पर एक काट मारी है, राइट? उसको इरेज कर दिया गया है एंड यहाँ पर न्यू एमआरपी डिस्काउंट लगा के जो होती है वो आपको दी गई है। तो यहाँ पर इस केस में आप उस डेल टैग का यूज कर सकते हो फॉर कटिंग दैट ऑफ। यूज कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो आपका जो डेल टैग है, डेल टैग आपका ऐसे यूज होता है। ठीक है। आपको जो भी प्राइस आपने दी है उस पर डिस्काउंट लगा के जो प्राइस होती है वो दिखाने के लिए ये प्राइस आपने इरेज कर दी है। यहाँ पर -12% डिस्काउंट है एंड 4416 आपकी फाइनल प्राइस है। इस तरह से आप डेल टैग का यूज करके ये काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे आईएनएस टैग। दिस इज आईएनएस टैग। अपने आप तक ऑब्जर्व किया होगा कि ये सारे टैग्स जो हम देख रहे हैं इनकी फंक्शनलिटी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वगैरह भी देखी थी, राइट? सारी चीजें। यस। तो ये देखो, ये हो गया मेरा आईएनएस टैग। ये अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंडरलाइन टैग की तरह है, राइट? जो मैं अंडरलाइन यूज करता था ये उसकी तरह है। यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ये देखो आईएनएस टैग, ये आपको आपके लेटर्स के नीचे एक लाइन दे देता है सो दैट यू कैन अंडरलाइन दोस वर्ड्स। अब ये आप किस पर्पज के लिए करना चाहते हैं? अगेन फॉर मार्किंग पर्पज, राइट? मार्किंग के लिए आप कर सकते हैं या फिर आपका जो भी इंटेंटेड पर्पज है उसके लिए आप ये कर सकते हैं। सो दिस इज योर आईएनएस टैग। नेक्स्ट हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं आपको वापस से एक यही एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम में ये करना है, वो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले मैं आपको ये सिंपली बता देता हूँ सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। इसके लिए मुझे वापस पैराग्राफ टाइप चाहिए। दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। ओके। और इसमें ये जो सुपरस्क्रिप्ट है इसको मैं टैग लगा देता हूँ सब, SUP। ओके, ये मैंने टैग लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट ऊपर चला गया, राइट? जैसे आप स्क्वायर लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं, वैसे ही ये सुपरस्क्रिप्ट आ गया। सिमिलरली अगर मैं सबस्क्रिप्ट लिखता हूँ तो उसके लिए वापस मैं एक पी टैग लेता हूँ। दिस इज सबस्क्रिप्ट। और ये जो सबस्क्रिप्ट है उसके लिए मैं देता हूँ सब टैग। इसको मैं
यहाँ पे क्या करें, अब देखो ये आ गया नीचे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा? कैन यू थिंक ऑफ एनी एप्लीकेशन? सुपरस्क्रिप्ट का तो मैंने बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्मूले। सबस्क्रिप्ट का एप्लीकेशन क्या होगा? चलो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला अपन लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये जो टू है इसको मुझे सुपरस्क्रिप्ट देना है, तो मैं सुपर लिख देता हूं। सुपरस्क्रिप्ट कहां से कहां तक? सिर्फ टू को मुझे ऊपर ले जाना है, तो ये रहा। मैं वापस इसी को कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, सॉरी यहाँ पे नहीं, टू से पहले होना चाहिए वो, यहाँ पे एंड यहाँ पे, और फिर इस टू को मैं इस टैग के अंदर ले लेता हूं इस तरह से, ओके। अब जब मैं इसको अपने वेब पेज पे देखूंगा तो ये देखो कैसा दिखेगा, पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला, आपको वैसे टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। चलो ये था हमारा सुपरस्क्रिप्ट। अब देखते हैं सबस्क्रिप्ट। मुझे बताओ पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? H2O। तो क्या हम H2O ऐसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं क्या हम H2O? ऐसे नहीं होता, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये कुछ अलग ही केमिकल बन जाएगा। मेरा केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, सो आई डोंट नो व्हाट केमिकल दिस इज, बट H2O हम ऐसे तो नहीं लिखते, इसमें हमारा टू जो होता है वो नीचे होता है, राइट, बिकॉज हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट का। इसको पहले रेंडर करके दिखाता हूं मैं कैसे दिख रहा है ये देखो, केमिकल कॉम्पोजिशन फॉर वाटर H2, बट ये गलत है, ये पानी का केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ अलग ही बन जाएगा, आप पियोगे वगैरह कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको प्रॉपर फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं टू को लेता हूँ सबस्क्रिप्ट के अंदर। अब देखो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर H2O, अब ये सही लग रहा है केमिकल फॉर्मूला? अब ये पानी हो गया। अब ये कुछ अलग केमिकल नहीं है, इसको हम पी सकते हैं आराम से, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सो दिस इज हाउ यू यूज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट आप यूज करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूले, और wherever you need to put a letter or some alphabet in a higher position, and subscript को आप यूज करते हैं in chemical formula or something where you need to place a letter in a lower position, ठीक है। दिस इज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब देखते हैं एब्रीविएशन टैग। एब्रीविएशन मतलब पता है आपको क्या होता है? एब्रीविएशन, एनीबॉडी? चलो नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। आप जो भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि मान लो हमारे सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं SC, हाई कोर्ट का लिखते हैं HC, या फिर WWW। WWW भी एक शॉर्ट फॉर्म ही है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। या फिर कल हमने डिस्कस किया था W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सर्टियम। ये सब क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म्स है। तो सिमिलरली जब हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं बट यूजर को हमें ये भी बताना है कि उस शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, तो वी यूज एब्रीविएशन टैग।
तो चलो, अब हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, राइट? क्रिकेट सबको पसंद है, थोड़ा फार तो देखते हैं सब लोग, एवरीवन। ओके, तो हम एक कुछ ऐसा लिखेंगे कि बीसीसीआई announces its squad for next आईसीसी वर्ल्ड कप। ओके, ऐसा हमने कुछ लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें दो शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लगाए हैं, एक है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, एंड आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? चलो क्रिकेट फैंस बताओ, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, अरे आईसीसी वर्ल्ड कप होता है ना, बताओ। मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है ना, आईसीसी। चलो, तो अब हमें क्या करना है? अगर हम ऐसे ही लिखते हैं तो यूजर को क्या दिखेगा? बीसीसीआई अनाउंसेस इट्स स्क्वाड फॉर नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप। बट अगर किसी को नहीं पता ये बीसीसीआई क्या है, आईसीसी क्या है, तो उनके लिए हम इस एब्रीविएशन का मतलब लिखते हैं। फॉर दैट वी यूज एबीबीआर टैग, जिसके अंदर आपको टाइटल देना होता है। सो टाइटल, टाइटल अगेन ये क्या हो गया? आपका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मैं देता हूं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। ओके, ये दे दिया मैंने बीसीसीआई का फुल फॉर्म। और अब इस बीसीसीआई को मुझे लेना है टैग के अंदर, इस तरह से। सिमिलरली आईसीसी के लिए भी मैं यहाँ पे एब्रीविएशन टैग यूज करता हूँ, और इस आईसीसी को ले लेता हूँ उस टैग के अंदर, और यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, अब यहाँ पर चेंज क्या होता है देखो, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, बीसीसीआई और आईसीसी के नीचे डॉटेड लाइन आई है, राइट? बीसीसीआई और आईसीसी के नीचे डॉटेड लाइन आई है। और अगर आप इस पर माउस पॉइंटर लेकर रखते हैं तो देखो, यहाँ पर टूल टिप में आपको उसका फुल फॉर्म दिखाई देता है। बीसीसीआई पर मैं अगर पॉइंटर लेके रखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। मैं अगर आईसीसी पे रखता हूँ तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, राइट? ये मेरे शॉर्ट फॉर्म्स थे, और इनके फुल फॉर्म मैंने उस टूल टिप के अंदर रख दिए हैं। टूल टिप मतलब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसके अंदर लिखा है, इसको कहते हैं टूल टिप। इस बॉक्स का काम होता है कि जो भी आप पॉइंटर जहां पर भी रख रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। सो आपको इस तरह से टूल टिप के अंदर उसकी फुल फॉर्म जो है वो दिखाई देती है। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग एब्रीविएशन टैग। समझ में आया ये, एवरीवन? ओके, ग्रेट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एड्रेस टैग, ठीक है। एड्रेस टैग, एड्रेस टैग के लिए हम एक पी ले लेंगे, और पी के अंदर लिखेंगे कि काटाकिर। आप सबको पता है काटाकिर मिसर? सुना है आप लोगों ने? बताओ, काटाकिर का नाम सुना है? फेमस है काफी। नहीं सुना, कोई बात नहीं। चलो, काटाकिर एक फेमस मिसर है। मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा उसका, बिकॉज बहुत ही तीखी होती है पहली चीज। मतलब मीडियम भी अगर आप लोगे तो भी आपको उसके साथ दही लेना पड़ता है, इतनी स्पाइसी थोड़ी सी होती है। झटका अच्छा खासा होता है उसमें, और उसमें जो स्पाइसी वाली होती है वो अगर आप लोगे तो मतलब मे गॉड बी विथ यू, इतनी खतरनाक वाली होती है। मैंने तो डेयरिंग नहीं की है स्पाइसी पर जाने के, मैं मीडियम पे ही खत्म हो जाता हूँ। बट इट इज दैट काइंड ऑफ मिसर काटाकीर,
प्रभात रोड पे है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ समबडी ऑफ यू गेट्स टाइम तो जाइए, ट्राई कीजिए, व्हेन यू आर इन पुणे एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड, ओके। तो मुझे क्या करना है, मान लो मुझे अब काटाकिर मिसळ के बारे में बताना है मेरे वेब पेज पे। वो वही वेब पेज हम बनाएंगे कि फेमस मिसळ जॉइंट्स इन पुणे, और उस पर मुझे काटाकिर के बारे में लिखना है कि काटाकिर मिसळ एट प्रभात रोड इज वन ऑफ द गुड आउटलेट्स, ऐसे मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ काटाकिर मिसळ एट प्रभात रोड इज वन ऑफ देयर renowned आउटलेट्स, ठीक है। मैंने ऐसे मेरे वेब पेज पे मान लो लिख दिया, बट मुझे क्या करना है, ये मुझे नॉर्मली ऐसे दिख रहा है, ठीक है। मुझे इनका जो एड्रेस है, जैसे कि प्रभात रोड इनका एड्रेस है, तो मुझे इस एड्रेस को ये करना है, मान लो एड्रेस को नोट, ये कैसे कह सकते हैं उसको, उस पर फोकस लाना है मुझे, ठीक है। एड्रेस के ऊपर फोकस लाना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, ये जो प्रभात रोड है इस पर मैं लगा दूंगा एड्रेस टैग, ठीक है, यहां से यहां तक, ओके। ये मैंने एड्रेस टैग लगा दिया। अब मैं अगर यहां पर आकर देखता हूं तो ये देखो, काटाकिर मिसळ एट प्रभात रोड इज वन ऑफ देयर रिनाउंड आउटलेट्स, राइट। ये एक अलग लाइन पे मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर मैं ऐसा करता हूं कि मान लो मुझे अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज रीच आउट टू मी ऑन, और यहाँ पर एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पे अपना एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इस तरह से अपना एड्रेस यहाँ पर दे दिया। अब जब मैं अपने वेब पेज पे देखूंगा तो रीच आउट टू मी ऑन A6 शिवरत निमेश ढाई। अब ये जो है, ये हमारा एड्रेस का इतना ही पार्ट सेपरेट आ गया, सो दैट जो भी यूजर है उसका यहाँ पर फोकस चला जाए, ठीक है, उनको ये पार्ट आसानी से दिख जाए। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँ तो कोई एक वेबसाइट देख लेते हैं जिस पर उसका एड्रेस होगा, लाइक से बोट, ओके। बोट हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी काफी धूम मचा रही है ये। इनका ऑफिस कहाँ पे है ये देख लेंगे, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस और क्वेरीज कॉन्टैक्ट अस, ये देखो, ये उनका एड्रेस है जो अलग लाइन पे उन्होंने रखा है। या फिर अगर ऊपर भी देखे, स्टोर लोकेटर, स्टोर लोकेटर में चलो देखते हैं। इनका कहाँ चला गया, मेरठ, सोनीपत, तेलंगाना, केरला, ठीक है कोई बात। बट यहाँ पर देखो उनका जो एड्रेस है, उनका एड्रेस कंप्लीट सेपरेट लाइन पर दिया गया है, राइट। तो ऐसे ही जब आपको एड्रेस किसी किसी चीज का लिखना हो तो यू कैन यूज एड्रेस टैग। इसके दो काम होते हैं, एक तो ये आपके एड्रेस को सेपरेट लाइन पे तो लाता ही है, बट जब आपका सर्च इंजन किसी चीज के बारे में सर्च कर रहा हो, जैसे कि अगर मेरे सर्च इंजन पे मैंने काटाकिर मिसळ सर्च किया है और आविष्कार ने वेब पेज जब बनाया है पुणे के मिसळ जॉइंट्स के बारे में, तब उन्होंने एड्रेस टैग यूज करके काटाकिर का एड्रेस दे दिया है। तो मेरा सर्च इंजन मुझे इसका एड्रेस बहुत जल्दी पुश करेगा, ठीक है। मुझे आविष्कार का वेब पेज पुश होगा, बाय बिकॉज आविष्कार हैज मेंशन दैट एड्रेस वेरी क्लियर। इस तरह से ये आपके अगेन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प कर देता है। सो दिस इज द यूज ऑफ एड्रेस टैग।
इससे आपको फॉर्मेटिंग में तो देखो ज्यादा डिफरेंस ऐसा नजर नहीं आता, ये इटैलिक्स में ही लग रहा है। सिर्फ इतना ही होता है कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, बट बिहाइंड द सीन भी इसका ये काम होता है कि ये आपके सर्च इंजन को या फिर आपके गूगल को बताता है कि यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ एड्रेस टैग। सबको यहां तक समझ में आया ये सारे फॉर्मेटिंग टैग्स, एवरीवन? बाकी लोग, मोनिका? ओके, ग्रेट। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है कौन सा टैग किस चीज के लिए यूज होता है, सबको क्लियर है? फिर ग्रेट, तो फिर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टैग्स, कोटेशन एंड साइटेशन टैग्स। अब ये कोटेशन और साइटेशन टैग्स जो होते हैं इनका यूज मोस्टली मीडिया रिलेटेड कामों में होता है। जैसे कि मान लो आपने एक इंटरव्यू लिया है, ठीक है, किसी फेमस हस्ती का इंटरव्यू लिया है और आप उस इंटरव्यू को पब्लिश करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये जो टैग्स है ये काम में आ सकते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल दिखाना है तो वी विल सर्च फॉर, अभी ओलंपिक्स खत्म हो गई है, सो ओलंपिक्स क्लोजिंग 2024, इसके रिलेटेड जो न्यूज आर्टिकल्स है वो हम देखेंगे, किसी ने कुछ स्टेटमेंट वहां पे दिया होगा। तो ये देखो, ये मेरा न्यूज आर्टिकल सामने ओपन हो गया। अब जब इस पैराग्राफ में देखो, in a speech, International Olympic Committee President Thomas Bach, who sat with French President Emmanuel Macron during show, said the games can create cultural peace that inspires world. Nothing that athletes respected each other even if your countries are divided by conflict. ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, राइट? ये जो ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है मिस्टर थॉमस बैक, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है ये वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट है ये डबल कोट्स में लिखा है, राइट? ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट डबल कोट्स में लिखा है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट डबल कोट्स में किसी ने कहा हुआ आपको आपके वेब पेज पे दिखाना है तो यू कैन यूज दिस कोटेशन टैग्स। कैसे? मैं एक नया फाइल बना के इसमें हम देख लेंगे, कोटेशन साइटेशन डॉट एच टी एम। ये जो कोटेशन है इसको, वो जो हमारा इसमें आता है ना कोटेशन, कॉमर्स में, कमर्शियल चीजों में, इसके साथ कंफ्यूज मत करो कि मुझे कोई चीज लेनी है तो मैं उसका कोटेशन मांग लेता हूँ, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। ये कोटेशन मतलब कही हुई चीजें। ओके, आई कोट दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सेशन फॉर यू, इट्स समथिंग दैट आई हैव कोटेड, तो ये हो गया कोटेशन। ठीक है, वो वाला कोटेशन नहीं कि इसका प्राइस इतना है, रेट इतना लगा रहा है, वो ये सारी चीजें इस कोटेशन में नहीं आती। दिस इज डिफरेंट। ओके, सो तो चलो, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ टैग के अंदर अभी जो चीजें मैंने कही वही चीजें हम यहाँ पे लिख लेंगे। पृथ्वी सर ऑल्सो स्टेटेड दैट दिस इज, ये पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस बनाते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ मैंने स्टेटमेंट दिया है जो आपने नोट कर लिया और ये अब आपको आपके वेब पेज पे बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे ही डिस्प्ले कर देता हूं तो ये कैसे दिखता है? ये देखो, नॉर्मल।
ये ऐसे दिख रहा है, ऋत्विज सर सेड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन, इंटरेस्टिंग एचटीएमएल सेशन एंड दिस विल डेफिनेटली ऐड टू योर नॉलेज। नॉर्मल दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ये किसी ने कहा है वगैरह, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस चीज को कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कोट, ठीक है, या फिर क्यू। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ क्यू टैग एंड इसको मैं यहाँ से यहाँ तक देता हूँ। अब देखिए कुछ डिफरेंट हो गया नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गए। पृथ्वी सर सेड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एचटीएमएल सेशन एंड दिस विल डेफिनेटली ऐड टू योर नॉलेज। अब ये लग रहा है कि किसी ने कुछ डायलॉग कहा है, कुछ स्टेटमेंट दिया है, राइट। दिस इज हाउ यू यूज कोट या फिर क्यू टैग। कोट या फिर क्यू, दिस टैग इज यूज्ड टू mention something said by a person, ठीक। तो ये था आपका क्यू टैग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक कोड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक कोड। इस ब्लॉक कोड का काम क्या होता है? अब मान लो आप आपके वेब पेज पे कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो किसी बड़ी हस्ती ने कही है, जैसे अ, मान लो पिछले साल किसी ने कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हो, लाइक पिछले साल इलेक्शंस हुए थे, राइट। चलो, पिछले साल नहीं, अभी इसी साल इलेक्शंस हुए थे। तो मान लो इलेक्शन के लिए वक्त किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया हो, बड़ी हस्ती ने, मिनिस्टर होगा, कोई बड़ा सा पॉलिटिशियन होगा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है और वो आपको अब आपके वेब पेज पे दिखाना है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? मान लो गवर्नर ने ही स्टेटमेंट दे दिया कि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी चल रही है। सो उसको आपके वेब पेज पे दिखाने के लिए हाउ वी विल डू इज as quoted by the गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, ये आपने लिखा पी टैग में। और उनका जो भी स्टेटमेंट था वो आपने मान लो एक 20 लाइन का उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। अब ये जो चीज है ये आपको उन्होंने कही है, ठीक है, ही इज अ बिग पर्सन, तो आपको वो लिखनी है ब्लॉक कोड में। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे लेके मैं रख देता हूँ ब्लॉक कोड के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैंने जो ऊपर ये लिखा है नॉर्मल कोट में, ये कैसे आया है? यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क। वही दूसरी तरफ मैंने जब ऐसे लिखा है यूजिंग ब्लॉक कोड, तो ये देखो ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, नेक्स्ट लाइन पर आया, और नेक्स्ट लाइन पर भी इसने यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ी है, यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ी है। ये जो लास्ट वाला वर्ड था ना, ये वाला, ये यहाँ पर फिट हो सकता था आराम से, बट फिर भी ये आ गया है नेक्स्ट लाइन पे। अगर मैं आपको इसमें वर्ड्स और बढ़ा के दिखाऊं तो ये देखो आपको शायद डिफरेंस ऑब्जर्व हो जाएगा। मैंने स्टेटमेंट में वर्ड्स बढ़ा दिए हैं, ये देखो ये यहाँ से आगे नहीं जा रहा और यहाँ से पहले नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज ब्लॉक कोड। जब भी कोई बड़ी हस्ती ने कुछ कहा है और वो आपको आपके वेब पेज पे दिखाना है तो यू यूज दिस, बट ये पूरा नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द एंटायर थिंग। आप इसको यूज करते हैं along with citation, ओके। इसमें आप एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं साइट। इस एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि ये जहां से आपने दिया है, ठीक है, मान लो आपने ये किसी आर्टिकल में से रेफर किया है, तो उस आर्टिकल का आपको यहाँ पे रेफरेंस देना होता है। जैसे कि मान लो मैंने ये लिया था लिंक्डइन से, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया था लिंक्डइन से, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिंक दे देता हूँ, ब्लॉक कोड साइट, वहां पे लिंक दे दी, और जो भी मैंने वहां से लिया है वो मैंने लिख दिया है इस ब्लॉक कोड के अंदर।
तो जब मैं ऐसे करता हूँ तो एक चीज तो ये है कि जो भी वो कोड था वो ऐसे इस फॉर्मेट में आ गया, दोनों तरफ से स्पेस छोड़ के। और उसी के साथ इसका जो भी सोर्स होगा, ये जहां से भी आपने लिया है उसके क्रेडिट्स होंगे, वो उसके ओरिजिनल ओनर को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ यूजिंग ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड में आप वो चीजें लिखते हैं जो किसी दूसरे ने कही है, वो कहीं से आपने सोर्स की है, कहीं से आपने ली है, एंड यू आर डिस्प्लेइंग इट ऑन योर वेबसाइट along with the proper credits given. ठीक है, so block quote is used to block quote is used to display statements given by some famous personality, and you are displaying it from some other source. ठीक है, जैसे कि अभी ये जो स्टेटमेंट था, ये अगर आपने लिया है इकोनॉमिक टाइम्स से, तो आप यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का एड्रेस दे देंगे। ओके, तो उसका जो सोर्स होगा ओरिजिनल, वो सोर्स आप यहाँ पे दे देंगे सो दैट इट डजंट कम ऑन टू यू। जो भी कहा है ये वहां पे कहा है, वहां से आपने लिया है, सो इट इज सेफ फॉर यू टू यूज। इस तरह से आप ब्लॉक कोड का यूज करते हैं। अब लास्ट में देखेंगे हम साइट क्या होता है। ये साइट, अब देखो ये जो साइट है ना, ये साइट इससे डिफरेंट है। ये जो साइट हमने यूज किया है ये हमारा एट्रीब्यूट है। और अब देखो, आप सब लोगों को विंग्स ऑफ फायर पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। विंग्स ऑफ फायर बहुत ही बढ़िया किताब है, अगर कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़ लेना। तो मैं अगर उसके बारे में लिखता हूँ कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, it is a great book and most recommended for any person of any age group. ठीक है, मुझे अब ये चीज अपने वेब पेज पे लिखनी है विंग्स ऑफ फायर के बारे में। अब देखो विंग्स ऑफ फायर एक बुक है, ठीक है, उसको अगर मैं ऐसे ही लिख दूं इस तरह से, तो इट विल लुक लाइक जस्ट अ नॉर्मल टेक्स्ट। बट मुझे ये जो विंग्स ऑफ फायर है इसको साइट करना है, ठीक है, मुझे मेंशन करना है कि इट इज सम लिटरेचर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ साइट। ओके, और इस साइट के अंदर मैं लिख देता हूँ विंग्स ऑफ फायर। अब देखो यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर को इटैलिक्स कर दिया गया है, ठीक है, बाकी का टेक्स्ट पूरा नॉर्मल है, बट जो भी मैंने साइट के अंदर लिखा था वही बस इटैलिक हो गया। अब इसका एक और फायदा क्या है कि अगर मान लो मैंने इस बुक का रिव्यू लिखा है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर मैंने पढ़ी, मैंने इसका रिव्यू लिख दिया, और रिव्यू लिखते वक्त मैंने उस बुक का नाम जो है वो ऐसे साइट टाइप में दे दिया। अब अगर आपको वो बुक परचेज करनी है, ओके, आपको वो बुक परचेस करनी है, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर सिंपली यू सर्च फॉर विंग्स ऑफ फायर, तो आपको मेरा जो रिव्यू है उस बुक का वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। वाई? बिकॉज बुक का जो नाम है वो मैंने साइट टैग में डाला था, तो वेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर दैट लिटरेचर द रिलेटेड कॉन्टेंट विल ऑल्सो बी प्रेजेंटेड टू। तो इस तरह से ये जो विंग्स ऑफ फायर है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी अगर आपको चाहिए, उसका रिव्यू चाहिए, तो ये भी आपको वहां से मिल जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ साइट टैग। समझ गए यहां तक सब लोग? एवरीबडी क्लियर टिल हियर?
आपको इस साइट में और ब्लॉक कोड का जो साइट था उसमें डिफरेंस समझ में आया? ब्लॉक कोड में जो हम एट्रीब्यूट यूज करते थे साइट, वो हम रेफरेंस देने के लिए करते थे, राइट? और यहाँ पर हम हमारे लिटरेचर का जो नाम है वो एक्सप्लिसिटली वहां पे लिख देते हैं, सो दैट इट विल बी रेफर्ड। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइट एट्रीब्यूट एंड साइट टैग। चलो, आज के सेशन का लास्ट पॉइंट हम देख लेंगे, व्हाट इज div एंड स्पैन। ओके, सो आई राइट d2 div span dot html। बॉयलप्लेट कोड बना देता हूं। अब div and span को देखने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू सम एग्जांपल्स। ओके, जैसे मान लो मैं जाता हूँ विकिपीडिया पे फोल्ड सर्च करने के लिए, ठीक है? अब हमें पता है विकिपीडिया इज अ वेरी बेसिक वेबसाइट, इट इज अ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट का डिफरेंस आपको पता है? ये दो टाइप्स होते हैं वेबसाइट के बेसिकली। सो डज एनीबडी नो अबाउट दैट? स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक। क्या लगता है आपको, नाम से क्या लगता है क्या होगा स्टैटिक वेबसाइट और क्या होगा डायनामिक वेबसाइट? What you guys can figure out from the name itself? Any clue? स्टैटिक मतलब आपको हाँ, बताइए। बट चेंज्ड इन द सेंस कैसे? मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, विकिपीडिया के बजाय मैं यहाँ पे जाता हूँ नाइकी की वेबसाइट पे। ओके, तो नाइकी की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी चीजें कुछ चेंज होती हुई दिख जाएगी मुझे। जैसे कि यहाँ पर जो कराउजल लगा होगा वो, अगर ये देखो ये चेंज हो रहा है, वीडियो लगाया है। या फिर मैं अगर नीचे जाता हूँ तो ये शूज वगैरह है कुछ, तो उन्होंने प्रेजेंट किया है चीजों को। तो क्या इसको हम डायनामिक कह सकते हैं? इसको हम डायनामिक कह सकते हैं। ओके, और विकिपीडिया स्टैटिक है क्योंकि इस पर कुछ हिल डुल नहीं रहा। एम आई राइट? नहीं, थोड़ा सा आप लोग गलत हो गए। देखो, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंटेंट एक जगह पे है या हिल डुल रहा है, डजेंट मैटर। स्टैटिक वेबसाइट मतलब ऐसी वेबसाइट जिस पर कोई भी आकर अगर विजिट करे तो उनको सेम कंटेंट दिखाई देता है। जब मैंने यहाँ पर विकिपीडिया पर फोर्ड सर्च किया तो मुझे ये वाला पेज दिखा। अगर आविष्कार यहाँ पे फोर्ड सर्च करते हैं उनके लॉगिन थ्रू वगैरह, तो भी उनको सेम ही पेज दिखाई देगा। अगर मोनिका फोर्ड सर्च करती है उनको भी ये सेम पेज दिखाई देगा, नथिंग चेंज। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ से यूट्यूब, ठीक है, अगर हम यूट्यूब का एग्जांपल ले लें, जब मैं यूट्यूब ओपन करता हूं तो मेरे लॉगिन पर मुझे वो सारी चीजें दिखती है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ ऑटोमोबाइल रिव्यूज दिखाई दे रहे हैं, कुछ मूवी के रेफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, बट मोस्टली व्हाट यू विल सी ऑन माय यूट्यूब होम पेज इज ऑटोमोबाइल रिलेटेड। ठीक है, वही अगर दूसरी तरफ आविष्कार अगर अपना यूट्यूब खोलते हैं तो उनको कुछ अलग कंटेंट दिखेगा। अगर मोनिका अपना यूट्यूब खोलती है उनको अलग कंटेंट दिखेगा। अर्पिता अपना यूट्यूब खोलेंगे तो उनको अलग कंटेंट दिखेगा। सो द वेबसाइट विच चेंजेस इट्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूजर, इट्स कॉल्ड अ डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, the website which changes its content according to the user, it's called a dynamic website. And the website which doesn't change its content, it's called a static website. ठीक है, सो यहाँ पर क्विकली एक डेफिनेशन हम लिखेंगे। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? इट इज अ वेबसाइट which keeps the same content for all users. Example, Wikipedia, right?
And what is a dynamic website? The website whose content changes according to the user is called a dynamic वेबसाइट। समझ में आया डिफरेंस आपको स्टैटिक और डायनामिक में? ओके, तो स्टैटिक वेबसाइट मतलब हमने विकिपीडिया का एग्जांपल देख लिया। डायनामिक वेबसाइट में अगर आपको एग्जांपल लेना है तो यू कैन गो फॉर एनी वेबसाइट, लिटरली एनी वेबसाइट। Amazon हो गई, बुक माई शो हो गई, अभी हमने जो देखी थी यूट्यूब, यूट्यूब हो गई, या फिर आपका सोशल मीडिया, आप जितना भी कहोगे एवरीथिंग इज डायनामिक। फेसबुक, Instagram, everything is dynamic. But apart from that, even your e-commerce website like Amazon, Flipkart, Myntra, Meesho, everything, they are dynamic websites. ठीक है? Your Book My Show, Redbus, Ola, Uber, whatever, they are all dynamic. ठीक है? और स्टैटिक में हमारे पास आती है विकिपीडिया या फिर कोई भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट मान लो, जैसे कि इवन आपका आपकी न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स। मैं अगर यहाँ पर सर्च करता हूँ ई सकार, ई सकार पे मैं जाता हूँ तो ये देखो, मुझे वही पेज डिस्प्ले होगा जो मान लो आविष्कार को हो रहा है, मान लो अर्पिता को हो रहा है, मान लो मोनिका को हो रहा है। जो पेज आप लोग देखेंगे, सिमिलर पेज मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। वाई? बिकॉज द कंटेंट इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, ये कंटेंट चेंज नहीं होगा। बट यूट्यूब, अगर आप आपका यूट्यूब खोलोगे तो आपको ये वीडियोस नहीं दिखेंगे, वहां पे कुछ अलग वीडियोस दिखेंगे जो कि अम, आपके व्यूइंग हिस्ट्री पर बेस्ड होंगे। अब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो मेरी व्यूइंग हिस्ट्री क्या है। देयर आर गेम्स, टेस्ट ड्राइव्स, मोटो ब्लॉग, स्पोर्ट्स बाइक, साईफाई फिल्म्स, व्हाटएवर। यहाँ पर आपकी व्यूइंग हिस्ट्री अलग होगी, मेरी व्यूइंग हिस्ट्री अलग है। सो दिस इज कॉल्ड अ डायनामिक वेबसाइट, दिस इज अ स्टैटिक वेबसाइट। विकिपीडिया इट इज अ स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, सो स्टैटिक और डायनामिक में ये फर्क है, इसको जान लो। अब हम आते हैं बैक टू आवर पॉइंट, व्हाट इज अ डिव एंड स्पैन। ठीक है, हम देखेंगे डिव क्या होता है और हम देखेंगे स्पैन क्या होता है। अब आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ इस स्टैटिक वेबसाइट का। ठीक है, फोर्ड का जो मैंने विकिपीडिया पेज खोला है इसका। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड आई गो टू इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट एक टूल है जो आपको आपका ब्राउजर देता है, वेर यू कैन चेक द कोड ऑफ द वेबसाइट एंड यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। इसका इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा है कि आने वाले दिनों में हम इनको देख लेंगे। ठीक है, फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट दिस आइकॉन, एलिमेंट सिलेक्शन, और मैं एक एक एलिमेंट पर ये पॉइंटर लेके जाऊंगा। ठीक है, इस एलिमेंट पे मैं पॉइंटर लेके गया। अब देखो ये पूरा जो एलिमेंट है वो विकिपीडिया का लोगो, विकिपीडिया जो लिखा है, ये सर्च का लोगो, इनकॉग्निटो का लोगो, क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, सारी चीजें, ये सारी चीजें एक ही बॉक्स के अंदर उन्होंने रखी है। सिमिलरली मैं अगर नीचे आता हूँ फोर्ड मोटर कंपनी, तो ये जो पूरा पेज है वो भी उन्होंने एक ही बॉक्स के अंदर रखा है। राइट, मैं अगर यहां पर आता हूं तो ये भी उन्होंने एक बॉक्स के अंदर रखा है। सारी चीजें उन्होंने सेक्शंस बनाए हैं अपने वेब पेज। सिमिलरली विकिपीडिया को छोड़ो, ये न्यूज का वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको भी इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इसको भी मैं इंस्पेक्ट पे लेके जाता हूँ एंड आई ट्राई सिलेक्टिंग द एलिमेंट्स। देखो सारी चीजें सेक्शन वाइज उन्होंने रखी है। इन सारी चीजों में अगर आप यहाँ पर इस सेक्शन में देखोगे मेरे स्क्रीन के राइट साइड में, तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी कि आपको हर जगह पे डेव 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 लिखा हुआ नजर आ रहा है। DIV डेव हर जगह पे लिखा है। तो देखेंगे इस डिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, कम बैक हियर। अब डिव जो होता है आपका, डिव का काम होता है टू क्रिएट सेक्शंस ऑन आवर वेब पेज। अब ये सेक्शन हम क्यों बनाते हैं, हमारा ही ये वाला एग्जांपल है। अगर
मान लो मैं ये वेबसाइट बना रहा होता और मैं सारा कंटेंट ऐसे ही देखता, एक के नीचे एक के नीचे एक, ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता, राइट? आपका वेबसाइट किस चीज पे काम करता है कि वो कितना विजुअली अपीलिंग हो, कितना इंटरेस्टिंग लगे उसको पढ़ने में, इस चीज पर ये डिपेंड करता है। बट मेरा वेबसाइट अगर इस तरह से बोरिंग होगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। नो वन विल कम हियर टू रीड द माई वेबसाइट। इसलिए इसको अपीलिंग बनाने के लिए अगर मैं मेरा जो स्टेटमेंट है इसको एक अलग सेक्शन में रख दूं, गवर्नर ने जो कहा है इसको अलग सेक्शन में रख दिया, विंग्स ऑफ फायर वाला जो पार्ट है उसको अलग सेक्शन में रख दिया, तो इट विल बी विजुअली अपीलिंग। तो ऐसे सेक्शंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिव का। ओके, डिव के लिए सिंपल हमें बस डिव इतना लिखना है। अब इस डिव के अंदर आप काफी सारे एलिमेंट्स रख सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट। ठीक है, आप उसमें h1 टैग ले लो, दिस इज हेडिंग। आप उसके अंदर पैराग्राफ ले लो, पैराग्राफ के अंदर मैं 100 वर्ड्स का कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ लाइन ब्रेक, और लाइन ब्रेक, 2 लाइन छोड़कर मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, दिस इज अनदर हेडिंग। इसके साथ भी मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, रैंडम वर्ड्स। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है। अब मैं जब अपने वेब पेज पे आता हूँ, इसको किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया, ये देखो मुझे ये ऐसे दिख रहा है। अब ये ज्यादा हमें कुछ अलग नहीं लग रहा है, इट इज जस्ट लाइक आवर रेगुलर वेब पेज। बट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो इंस्पेक्ट करते वक्त देखो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया, ये देखो ये पूरा जो मैंने लिखा है, दिस इज हेडिंग, उसके बाद जो पैराग्राफ है, फिर 2 लाइन छोड़ी है, दिस इज अनदर हेडिंग, कुछ पैराग्राफ लिखा है, ये सारी चीजें एक ही बॉक्स के अंदर आ गई है, राइट? ये सारी चीजें एक ही बॉक्स के अंदर आ गई है। अब मुझे अगर इसको स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करना है जो हम सीएसएस पे देखेंगे, तो अब सीएसएस में मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करना ही काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारी रिलेवेंट चीजें हैं, जैसे मान लो कि ये दोनों जो चीजें थी जो मैंने लिखी है, दिस इज हेडिंग 1 एंड दिस इज अनदर हेडिंग, ये कुछ टाइटल होते हैं रिलेवेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब व्हाट आई वांट टू डू इज मुझे ये दोनों चीजें बस एक साथ रखनी है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ठीक है, मैं इनको एक कॉमन हेडिंग भी दे देता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और मैं इनको एक कॉमन हेडिंग देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट्स। ओके, इस तरह से मैंने इनको एक हेडिंग दे दी। अब इस सबको एक ही सेक्शन के अंदर रखने का फायदा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डिव है, ये मैं क्या कर रहा हूँ इसके ऊपर अभी ध्यान मत दो, ये हम सीएसएस में सीखने वाले हैं, मैं आपको बार बार ये चीजें दोहरा रहा हूँ, ये चीजें हम सीएसएस में सीखने वाले हैं। ओके, सो अभी इग्नोर करो, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि इसको एक ही बॉक्स में रखने का क्या फायदा होता है। इसको मैं विड्थ असाइन करता हूँ 25%, हाइट रहने तो कोई बात नहीं, आई मेक इट फ्लोट लेफ्ट। ये देखो ये इस तरह से आ गई। इसको बॉर्डर भी लगा देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिमिलरली मुझे एक और सेक्शन बनाना है जहां पर मुझे सिलेबस के बारे में लिखना है। सो आई विल क्रिएट अनदर हेडिंग हियर, सिलेबस।
एंड इसके नीचे पैराग्राफ टैग में मैं 500 वर्ड का एक पैराग्राफ जनरेट कर, ये ऐसे दिख रहा है। इसको भी अब मान लो मुझे एक सेक्शन बनाकर रखना है, सो व्हाट आई विल डू इज स्टाइल विथ 25%, border 1 px, ये देखो इस तरह से ये कुछ अलग सेक्शन बन गया, राइट। अगर मैं ये सारी चीजें ऐसे नहीं लिखता तो क्या होता, ये एक के नीचे एक आ जाती, राइट। ये एक के नीचे एक आ जाती है, हमारा वेब पेज उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अब अगर मैं इसको लेफ्ट की जगह ले जाता हूँ राइट, इसके बीच में मैं कुछ इमेजेस वगैरह रख सकता हूँ ना, जो या फिर कोई और कंटेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ विच विल सीम अ बिट मोर इंटरेस्टिंग, राइट। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यूजिंग div यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अ वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शंस, जिसको आप आपके पर्पस के हिसाब से यूज कर सकते हैं एंड यू कैन ऐड मीनिंग टू योर वेब पेज। आप कोई भी अगर वेब पेज देखोगे तो ये div में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। ये देखो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है आपके वेब पेज पे, सारे अलग अलग divs में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर हमारे वेब पेज के अंदर भी किया है, ठीक है। We have created two divs and we have positioned them according to our necessity. ऐसे लिखना था इसको, ठीक है। This is how we have created two divs. div क्या है समझ में आया आपको एवरीवन? सब लोग क्लियर है div के कंसेप्ट के साथ? It is simply used to create sections so that you can stack your similar content together, ठीक है। What about Arpita, Monica? Okay, great. तो ये था हमारा div। नेक्स्ट देखेंगे हम स्पैन क्या होता है। ओके, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि स्पैन क्या होता है। देखो स्पैन भी आपके वेब पेज पे सेक्शंस ही बनाता है, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। आपका जो डिव है, यहाँ से मैं ये फ्लोट वगैरह जो चीजें हैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। बस इतनी ही। अभी आप माइंड मत कीजिए कि ये क्या है। अगर आपको CSS नहीं पता है, डोंट वरी। जिनको पता है CSS उनको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता डोंट वरी, हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ से ये फ्लोट हटा दिया, तो क्या हो गया, मेरा जो ये div है, ये div मेरा एक ही लाइन पे आ गया। और अगला div जो है यहाँ पर, हालांकि मेरे वेब पेज पे स्पेस बाकी है, बट फिर भी ये वाला div जो है ये अगली लाइन पे चला गया, ठीक है। मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखा दूं तो ये देखो, ये मेरा एक div है, ये मेरा दूसरा div है। यहाँ पर सामने स्पेस बाकी है बट फिर भी ये चला गया है नेक्स्ट लाइन पे। वाई? क्योंकि अब हमने यहाँ पर विड्थ वगैरह अप्लाई की है, बट अगर हम इसको भी हटा दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को भी निकाल देते हैं, ओके। मैंने सारा का सारा कंटेंट निकाल दिया।
इसके अंदर मैं सिर्फ लिखता हूँ दिस इज div 1। ठीक है, देख लो मैंने यहाँ पे ना हेडिंग लिया है ना पैराग्राफ लिया है, कुछ नहीं लिया, मैंने सिंपल प्लेन टेक्स्ट वहां पे लिख दिया है दिस इज div 1। मैं इससे भी सारी स्टाइलिंग की चीजें हटा देता हूँ, H1 पैराग्राफ सारी चीजें मैंने हटा दी। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज div 2। अब ऑब्जर्व करो इस दोनों डिव्स के अंदर मैंने कुछ तीन चार वर्ड्स ही लिखे हैं, कुछ ज्यादा लिखा नहीं है। बट मैं अगर उसको यहाँ पर रेंडर करता हूँ तो ये देखो दिस इज div 1। इन 4 वर्ड्स के लिए उसने पूरा का पूरा मेरा विड्थ ले लिया है, यहां से लेके पूरा यहां तक। सिमिलरली दिस इज div 2, इसने भी पूरा का पूरा मेरा स्क्रीन का विड्थ ले लिया। मैंने बॉर्डर उसी के लिए रखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अपना कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है। ऑन दी अदर हैंड मैं यहाँ पर स्पैन ले लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ दिस इज span 1। इसको भी हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे या फिर इसको बैकग्राउंड कलर लगाते हैं सो दैट विजिबल होगा वो। इसको रेड कलर लगाते हैं, ये देखो दिस इज span 1। इसमें भी 4 ही वर्ड्स है, बट जहां पर हमारे ये वर्ड्स खत्म हो गए हमारा बैकग्राउंड कलर भी वहीं पे खत्म हो गया है। ठीक है, ये देखो। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और स्पैन ले लेता हूं, उसके अंदर लिखता हूं दिस इज span 2। और मैं इसको भी सेम स्टाइल अप्लाई करता हूं बैकग्राउंड कलर देकर। बैकग्राउंड कलर इसको देंगे ग्रीन। ओके, ये देखो ये span 2 मेरा यहाँ से इमीडिएट शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हो गया, और जहां पे खत्म होता है वहीं पे उसका कलर भी खत्म हो गया। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि div क्या कर रहा है कि div जितना भी उसमें कंटेंट हो, 4 ही वर्ड्स है बट फिर भी वो स्क्रीन की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। सिमिलरली div 2 भी जो है 4 ही वर्ड्स उसमें है बट फिर भी वो स्क्रीन की पूरी लेंथ ऑक्यूपाई कर रहा है। बट दूसरी तरफ जो स्पैन है, स्पैन जितना कंटेंट उसमें है वो खत्म हो गया तो वहीं पर अपनी स्पेस खत्म कर रहा है, आगे की स्पेस वो खाली छोड़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो मैंने span 2 बनाया है, ये भी जहां पर खत्म हो गया वहीं पर उसने स्पेस छोड़ दी, आगे की स्पेस दूसरे एलिमेंट्स के लिए उसने वैकेंट कर दी। तो इसमें हमारा जो div है ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और ये जो स्पैन है ये है इनलाइन एलिमेंट। अब ये इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम कल के सेशन में देखने वाले हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट और हमारा जो स्पैन है इट इज इनलाइन एलिमेंट। इन दोनों का अगर आप ऊपर ऊपर काम देखेंगे तो सेम ही है। ये आपके वेब पेज पे सेक्शंस क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप सिमिलर टाइप का कंटेंट लिख सकते हैं। बट div जो है, div को यूज करके आप काफी अलग अलग टाइप का कंटेंट एक साथ क्लब कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन। वेयर स्पैन का यूज करके यू कैन क्लब टुगेदर सिमिलर कंटेंट विच विल ऑक्यूपाई द स्पेस एज मच एज इट इज नीडेड, और बाकी की जो स्पेस होगी वो वैकेंट कर देगी। ठीक है, इन स्पैन जो होता है वो मोस्टली आप टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। div जो होता है, div आप बहुत ज्यादा पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरीबडी गॉट टिल हियर व्हाट इज div एंड span? चलो रिस्पॉन्स दो मुझे, सबको यहाँ तक क्लियर है? ओके गाइस, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट div एंड span। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उनका डिफरेंस मैंने बताया है। div जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, span है वो इनलाइन एलिमेंट है। div जो है वो सेक्शंस बनाने में काम आता है, इट इज यूज टू रैप सेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट। span जो होता है इट इज यूज टू रैप स्मॉल पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस। div जो होता है वो जब आप CSS यूज करते हैं तब स्टाइलिंग
अप्लाई करने के लिए div का यूज होता है, सो दैट यू कैन स्टाइल सिमिलर कंटेंट टुगेदर। और स्पैन जो होता है उसका यूज आप टेक्स्ट को स्टाइलिंग करने के लिए करते हैं। सबको समझ में आया है div एंड स्पैन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ यूज करते हैं? एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर? चलो रिस्पॉन्स दो मुझे, सब यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है अब तक जो हमने सिखाया है उसमें, जो भी हमने कंसेप्ट देखे, किसी को कोई भी डाउट है? इवन कल के सेशन में भी अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। आई गेस किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो किसी का कोई डाउट नहीं है। फाइन। सो आज, हाँ यस, बिल्कुल आज के सेशन की आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल के सेशन में टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो आज के सेशन की आपको मिल जाएगी। यस, आज के सेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ड्राइव पे अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा। ओके, उस लिंक से आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ओके, किसी को कोई और सवाल है, कोई डाउट है?